के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला परिभाषा और उसके भेद को हम देखते हैं। सबसे पहला है वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या होता है, जैसे कि उच्चारित जो ध्वनियाँ हैं, उच्चारित ध्वनियों को जब लिख कर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। अर्थात ध्वनि को जो व्यक्त करते हैं जो चिन्ह, उसे ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो है ये भाषिक ध्वनियों के लिए लिखित रूप में होते हैं। वर्ण जो है हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, और हिंदी में इन्हीं वर्णों को क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। और ये ही जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण की परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका जो है खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्ण जो होता है उसका क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको वर्ण कहा जाता है। जैसे कि अ, आ, ई, ऊ, क, ख आदि जो हैं ये क्या है, वर्ण है। इनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और वर्ण जो है क्या है, ये क्या है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। मानक देवनागरी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, इसके अनुसार जो स्वर है वो इस प्रकार है, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, बड़े ए, ओ, औ। ठीक है, और अनुस्वार में अंग और आहा आ जाता है। व्यंजन देखते हैं, तो व्यंजन में क वर्ग जो है जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद च वर्ग में आता है आपका च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। और ट वर्ग में जो ढ और ढ है ये भी आता है। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न जो है ये त वर्ग में आता है। इसके बाद प वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, तो प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ण में आते हैं। उसके बाद अंतस्थ कौन से अक्षर हैं, तो अंतस्थ जो यार, लव, यार लव जो है ये अंतस्थ है। उसमें कौन कौन से हैं, तो श, श, स, ह, ये उसमें है। उसके बाद संयुक्त अक्षर कौन से हैं, जैसे कि छ है तो क और श, ये क्या है, संयुक्त अक्षर हुए। उसके बाद त्र, त और र से मिलकर क्या बना है, त्र। उसके बाद कि ज्ञ, ज और इया, ज और इया से मिलकर बना है ज्ञ। उसी प्रकार श्र बना है, श्र अथ श और र से मिलकर श्र बना है। ठीक, उसके बाद ये आगत वर्ण कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज, क, ख, ग और ज। ठीक है, यहाँ घ नहीं है। ठीक है, क, ख, ग, ज, झ, फ, य, झ, फ, य, ये क्या है, आगत वर्ण है। आगत वर्ण हिंदी वर्णमाला में नहीं आते। आगत वर्ण को हिंदी वर्णमाला में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, 52 अक्षर हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था की गई है। तो मूल वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण है 44। मूल वर्ण कितने हैं, 44 है। हाँ, मूल वर्ण कितने हैं, 44 है, जिसमें कि 11 स्वर और 33 व्यंजन है। ठीक है, लेकिन इसमें अंग, आह, ड, ढ, छ, त्र, ज्ञ, श्र को छोड़कर मूल वर्ण कितने हैं, 44 हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण अगर आपको पूछे तो 47 बताना है आपको। ठीक है, अब लेकिन अगर कुल वर्ण है पूछे, टोटल वर्ण अगर पूछता है तो 52 है, जिसमें 13 स्वर आते हैं और 39 व्यंजन आते हैं। कुल वर्ण 52 है, जिसमें 13 स्वर और 39 क्या है, व्यंजन है। लेखन के आधार पर भी वर्ण जो है वो 52 है, और मानक वर्ण भी कितना है, 52 ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं मानक देवनागरी वर्णमाला। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2 भेद हैं हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के आधार पर।
ठीक है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे, ठीक है, जिन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। ठीक है। स्वर वैसे संख्या में कितने हैं? 13 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अहा। कितने? तो इस प्रकार 13 स्वर हैं। ठीक है। और उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। उच्चारण के हिसाब से स्वर के 3 भेद हैं। एक ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कि अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री जो है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है। इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है, या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी इन्हें कह दिया जाता है। किसको? ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कह दिया जाता है। और व्युत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर मूल स्वर या शांत स्वर या स्थिर स्वर भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो ह्रस्व स्वर के कितने नाम हैं? मूल स्वर भी इन्हीं को कह देते हैं, शांत स्वर भी कहते हैं और स्थिर स्वर भी इन्हीं को ही कहा जाता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में उसको दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर जो है हिंदी में वो 7 हैं। ठीक है। हिंदी में कितने दीर्घ स्वर हैं? 7। जिनमें बड़े मात्रा लगा होता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे कि आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए, उसके बाद बड़े ए, ओ और औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ समय से भी और ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कि प्लुत स्वर हो गया आउम, आ, ओम, राम। ये क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। उसके बाद देखते हैं सांध्य और समान स्वर। संध्य और समान स्वर कौन कौन से हैं? तो संध्य स्वर जब दो विजाति या भिन्न या असमान स्वर जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर कहा जाता है, या इसे असवर्ण, असवर्ण या असमान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। ठीक है। संध्य स्वर या विजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ए, ओ, औ। ए, ओ, औ। उसके बाद देखते हैं समान स्वर। जब दो सजाती या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे सजाती या सवर्ण स्वर या समान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 3 है। आ, ई, उ। आ, ई, उ जो है ये समान स्वर है। आ, ई, उ, इसे समान स्वर कहा जाता है क्योंकि इसमें जब दो सजाती समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं, समान स्वर जैसे छोटे या इसमें और बड़े या दोनों मिलकर आ हो जाता है, उसी प्रकार छोटे ही और बड़े ही मिलकर बड़े ही बन जाता है, छोटे और बड़े ऊ मिलकर बड़े ऊ बन जाता है। इसे इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं? समान स्वर कह दिया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया संध्य और समान स्वर। अब देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। अग्र स्वर। तो अग्र स्वर कौन होते हैं? जीभ का जो अग्र भाग है जब काम करता है, जीभ का अग्र भाग, तो उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। जैसे ई, ए, ई और ए जीभ के सामने से बोला जाता है। ठीक है। तो यह हो गया अग्र स्वर। उसके बाद मध्य स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है। मध्य स्वर कौन सा है? अ। मध्य स्वर कौन सा है? अ जो है मध्य स्वर है। पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जीभ का पिछला भाग जब काम करता है, हम बोलते हैं तब, तो जो स्वर उच्चारित होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न हैं: आ, उ, ओ, औ।
ठीक है। इसमें जीभ का जो पिछला वाला भाग होता है वो प्रयोग में आता है, तो इन्हें पश्च स्वर कहते हैं। एक बड़ा आ हो गया, उसके बाद दोनों ऊ हो गया, उसके बाद ओ और औ, ये क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है। तो ये हो गया जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं संवृत और विवृत स्वर कौन कौन से हैं। संवृत स्वर और विवृत स्वर। ठीक, तो संवृत स्वर किसे कहा जाता है? तो संवृत स्वर के उच्चारण में मूल जो मुख द्वार वो क्या होता है, शंकरा हो जाता है। तो ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे कि ई ऊ, ई ऊ, यानी मुख जो है संकरा हो जाता है, यानी मुंह जो है एकदम पिचके हुए टाइप का प्रयोग करते हैं, मुंह एकदम सकला जाता है, सकरा हो जाता है, तो ई ऊ का प्रयोग होता है। तो ये संवृत स्वर होते हैं। उसके बाद अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर कौन होते हैं? ए और ओ, ए ओ। अर्ध संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, यानी मुख द्वार हल्का सा खुलता है थोड़ा सा, तो उसे अर्ध संवृत स्वर बोलते हैं। इसके उच्चारण में आता है ए और ओ, जो है ये अर्ध संवृत स्वर आता है, ए और ओ। उसके बाद है विवृत स्वर। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुल जाता है, यानी मुख को पूरा खोल के बोलना होता है, तब विवृत स्वर आता है। कौन सा स्वर? विवृत स्वर। ये संख्या में 2 हैं, आ और आ और आ, ये क्या है? विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला रहता है, तो ये संख्या में आधा खुला रहता है ना, और ये संख्या में कितने हैं? 4 है। तो आधा मुख खुला रहता है तो उसे अर्ध विवृत स्वर बोला जाता है, जबकि विवृत बोला था हमने पूरा खुला हुआ मुंह, जैसे आ और आ। यहाँ पे बोला है अर्ध विवृत, यानी मुंह आधा खुला हो, तो कौन सा स्वर बोलते हैं आधा मुंह खोल के? अ ए ओ आ, अ ए ओ आ। ठीक है। अ ए एक हो गया, अ एक हो गया, ए एक हो गया, औ और एक हो गया आ। ठीक है। तो ये हो गया अर्ध विवृत स्वर। उसके बाद हम देख रहे हैं व्यंजन। ठीक है, क्या देख रहे हैं? व्यंजन। तो व्यंजन आप सभी को पता होगा। व्यंजन का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है, क च छ झ, इसमें जो हलंत लगा है ना, ये होता है आधा, यानी कि ये आधा अक्षर है। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का जो हल चिन्ह है, हलंत है, वो हट जाता है। इसमें जब हम अ को जोड़ देंगे तो हलंत जो है वो हट जाता है, तब उसे इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे कि क में हलंत लगा है तो क हो गया, उसका हलंत हटा देंगे तो हो गया क च छ झ, इस तरह से पूरा बोला जाएगा उसको। ठीक है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में रखा गया है, और हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा जाता है, यानी हर वर्ग का जो नाम है वो पहले जो इनका अक्षर आएगा उसके हिसाब से रखा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन के कितने 5 वर्गों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजन को। क वर्ग। क वर्ग में आता है क ख ग घ अंगा। छ वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़। उसके बाद ढ़ और ढ, ये भी आता है ट वर्ग में। उसके बाद त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म, ये प वर्ग में आता है। ठीक है। तो ये हुआ स्पर्श व्यंजन। ठीक है। व्यंजन के 3 भेद स्पर्श व्यंजन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अंतस्थ। अंतस्थ जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या र ल व। उसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, श स अह, ये हो गया ऊष्म व्यंजन। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं होते हैं। संयुक्त व्यंजन तो ये क्या होते हैं? 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन जब मिल जाते हैं व्यंजन वर्ण, तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। जैसे छ हो गया, ज्ञ त्र श्र, ये संयुक्त व्यंजन। छ जो है संयुक्त व्यंजन है, इसमें जो है 2 अक्षर मिला हुआ, जैसे कि आधा क और श। ठीक है। तो ये क्या हो गया? छ हो जाता है। ज्ञ में आधा ज और इया, तो ये हो गया ज्ञ। ठीक है। तो इससे अक्षर कौन सा? इससे शब्द भी बनाया है कि 6 अक्षर ऐसे बनता है शब्द, इसे बना सकते हो। ज्ञ, तो ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान शब्द बना सकते हो। ठीक है। त्र, आधा त और र से बना है त्र। श्र, आधा श और र से बना है श्र। ठीक है। तो यह हो गया संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार
व्यंजन के हमने 3 भेद देखे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद पूछे तो 3 भेद बताना है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा संयुक्त व्यंजन अलग से, ठीक। संयुक्त व्यंजन कुछ लोग जो हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, परंतु ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता, यानी जो वर्णमाला है उसमें इसको नहीं गिनते। अब अनुसार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है? जब नाक से अपनी आवाज़ आता है ना तो उसे अनुस्वार कहा जाता है। जैसे कि गंगा, तो अंग की मात्रा लग जाती है गंगा, गंगा। चंचल, झंडा में झंडा, अंग की मात्रा लग गया। गंदा, ऐसे लिखेंगे गंदा न लगा के बीच में आधा न। ठीक है, वो हो गया अनुस्वार। उसके बाद है अनुस्वार देखा। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के कुछ नियम हैं, चलो इसको छोड़ते हैं। अनुनासिक देखते हैं। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लग जाता है, चंद्र के समान बिंदु लग जाता है इसमें, सिर्फ इतना याद रखिए, चंद्र बिंदु लग जाता है अनुनासिक में। जैसे मैं हो गया बिंदु, बिंदु। गोंद का गोंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम विसर्ग को। तो विसर्ग में क्या है? महाप्राण सूचक एक स्वर है, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदी लग जाता है नीचे की तरफ अक्षर के बाद, ठीक है, तो उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे कि केशव है, ये देखो यहाँ पे लिखा है केशव, तो ये शुद्ध लिखेंगे इसे तो केशव होगा। बाला, बाला, बाला के बाद ह 2 बिंदी है, इसको ह मान लेते हैं तो बालाह। भो, भो और हो, इसको भो बोल देंगे मात्रा के हिसाब से। मति, तो ती की मात्रा लगी तो इसको मति बोल देंगे। और ही इसको पढ़ेंगे 2 बिंदु को तो मति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हलंत भी, हलंत का होता है, हलंत नीचे में लगता है अक्षर के, तो वो अक्षर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तो वही होता है हलंत, ठीक है। अब वर्णों के उच्चारण स्थान हम देखने वाले हैं, ठीक है। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो हिंदी संस्कृत वर्णमाला उच्चारण स्थान हम मानते हैं। वर्णों के जो उच्चारण स्थान है इसको मूल रूप से 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले कंठ है, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नासिक और जिह्वा मूल, ठीक। हिंदी में जिह्वा मूल को सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। अतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मूल रूप से उच्चारण स्थान के आधार पर 6 ही भाग होते हैं, ठीक है। वैसे तो मूल रूप से 7 हैं, लेकिन जो जिह्वा मूलक है इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। अतः हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मूल उच्चारण स्थान कितना है? 6 है, ठीक है। अब देखते हैं कंठव्य वर्ण। कंठव्य वर्ण सबसे पहला देखते हैं, तो जो कंठ से उच्चारित होता है गले के नीचे से, गले के पास कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। ये निम्न है, जैसे कि क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, इसका, ठीक है, ये हो गया कंठव्य वर्ण। उसके बाद देखते हैं तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण है, तालु की मदद से जो उच्चारण होता है उसको तालव्य वर्ण कहते हैं। ये निम्न है च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, तालु की मदद से, यानी जीभ के मदद से, जीभ और जो तालु होता है जीभ के नीचे, उस तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसमें कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ। आप बोल बोल कर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ण सही में है कि नहीं। उसके बाद मूर्धन्य वर्ण, तो मूर्धा यानी कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान जो होता है उसको मूर्धा बोला जाता है।
कंठ का थोड़ा ऊपर स्थान उसको मूर्धन्य बोला जाता है, तो उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ये निम्न है ट ठ ड ढ ढ़, ट ठ ड ढ ढ़। ठीक है, ये क्या हुआ? मूर्धन्य वर्ण हुआ इसका। हाँ ठीक है। उसके बाद देखते हैं दंतव्य वर्ण। दांत की मदद से बोले जाने वाले वर्ण को दंतव्य वर्ण कहा जाता है। दांत, इसमें दांत जो है पूरी तरह से प्रयोग में आता है इसको बोलने में। जैसे कि त हो गया, थ हो गया, त थ द ध न। दांत जो है बिना दांत के इसको नहीं बोल सकते। त थ द ध न क्या हो गया? दंतव्य वर्ण हो गया। उसके बाद देखते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण, होठों से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोला जाता है? ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ये निम्न है, जैसे कि प फ ब भ म। अब बोल के देख लीजिए, इसमें होठ का प्रयोग होता है। प फ ब भ म, ये क्या हो गया? ओष्ठ्य वर्ण हो गया। उसके बाद नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण जो होता है, नाक की मदद से बोले जाने वाले वर्ण को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। जैसे अंग, अंगा, य, ड़, न, म, ये क्या हो गए? नासिक्य वर्ण हो गए। उसके बाद देखते हैं हम कंठ तालव्य। क्या देखेंगे? कंठ तालव्य। कंठ और तालु की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण होता है उसे कंठ तालव्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ए छोटे ए और जो बड़े ए है ये कंठ तालव्य वर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखते हैं कंठोष्ठ्य वर्ण। ठीक है, कंठ तालव्य के बाद कंठोष्ठ्य। इसमें कंठ और होंठ की सहायता से बोले जाने वाला जो वर्ण है उसको कंठोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि ओ, औ। इसमें होंठ का भी प्रयोग हो रहा है और कंठ का भी, तो ओ, औ, ये क्या हो गया? कंठोष्ठ्य वर्ण हो गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ्य वर्ण दांत और होंठ की सहायता से, अब इसमें दांत, होंठ के साथ दांत भी प्रयोग में आएगा तो उसे दंतोष्ठ्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि व व व व व व व, दांत और होंठ व व व। ठीक है, होंठ भी हिल रहा है और दांत भी। ठीक है, तो ये जो वजन का वा होता है ये दंतोष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। उसके बाद है जिह्वा मूलक वर्ण भी है। तो ठीक है, तो जिह्वा मूलक की मदद से बोले जाने वर्ण को जिह्वा मूलक वर्ण कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, अब हम उच्चारण तालिका में इन सब को देखेंगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक बार आप देख सकते हैं यहाँ कंठ जो उच्चारण स्थान है एक साइड, उसके बाद जो कौन कौन से स्वर हैं या अक्षर हैं, उसके बाद कौन सा जो व्यंजन है, उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कंठ से आप देख सकते हैं, अगर पूछा जाए कौन कौन से स्वर जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, तो इसमें छोटा और अ और बड़ा आ। ठीक है, उसके बाद व्यंजन कौन से शामिल है कंठ में, तो क ख ग घ अंगा। ठीक, ये सभी शामिल हैं। इसमें अंतस्थ भी है क्या? नहीं। इसमें ऊष्म आता है ह और अह। ह और अह जो है कंठ के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद तालु से, ठीक है, जीभ तालु से तो ई, उसके बाद च छ ज झ य, च छ ज झ य। उसके बाद यह भी आता है, जो अंतस्थ का होता है ना एक वर्ण या, उसका भी ये तालु के अंतर्गत एक वर्ण शामिल है। और ऊष्म का श, ये भी तालु स्वर के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद मूर्धा में री और री दोनों आते हैं स्वर के अंतर्गत। उसके बाद व्यंजन में ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धा के अंतर्गत आता है। और जो अंतःस्थ वर्ण है उसका र भी इसमें शामिल है। र ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़। उसके बाद ऊष्म का षटकोण वाला जो श है इसको मूर्धा में शामिल किया गया है। कौन सा? षटकोण वाला श। उसके बाद दंत में आता है एक वर्ण है री। उसके बाद दंत वाला जो होता है त थ द ध न। उसके बाद ऊष्म अंतःस्थ का ल इसमें शामिल है। दंत में कौन सा शामिल है? ल को शामिल किया गया है। और जो इधर का है आपका ऊष्म का श भी इसमें शामिल है। ठीक, तो दंत वाला में री स्वर आता है। उसके बाद व्यंजन में त थ द ध न वाला व्यंजन दंत वाले में शामिल होता है। उसके बाद अंतःस्थ का ल और ऊष्म का श। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ्य में देखते हैं। ओष्ठ्य में ऊ स्वर आता है, ऊ। उसके बाद व्यंजन में प फ प भ म। ठीक, तो नासिका में सिर्फ व्यंजन वाला आता है, अंग, अंगा, य, ड़, न, म। उसके बाद कंठ तालु में ए। उसके बाद कंठोष्ठ्य में ओ और औ।
ठीक है। और दंतोष्ठा में दांत और होंठ वाला जो हमने बताया था व। ठीक है, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। अब आगे हम चलते हैं। ठीक, हिंदी की सभी ध्वनियों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उनके उच्चारण स्थान के आधार पर उनका वर्गीकरण भी किया गया है। ठीक है, उन्हीं से सब मिलता जुलता है। इसमें कुछ कुछ वर्ण जो है इधर उधर हो सकता है, जैसे कंठय ध्वनियाँ। कंठय ध्वनियाँ इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें आ भी शामिल होता है जो कि स्वर हैं, और व्यंजन के रूप में क वर्ग जो होता है, जैसे कि क व ग घ अंगा, ये क्या होगा, इन ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है। तालव्य ध्वनियाँ। तालव्य ध्वनि जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उसे तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं। उन्हें तालव्य ध्वनि कहते हैं, जैसे ई च छ ज झ इयाँ, और उसमें श और यह भी शामिल है। मूर्धन्य ध्वनियाँ, ठीक, जो हमने बताया उन्हीं को यहाँ पर बताया जा रहा है फिर से। ठीक है, जिह्वा मूलक ध्वनियों में आप ये याद रख सकते हैं, ये अरबी फारसी से हिंदी में अपनाई गई 3 ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के बिल्कुल बीच भाग से होता है। यह है क ख ग। क ख ग को जिह्वा मूलक ध्वनियाँ कहा जाता है, इतना बस याद रखिए। वत्स ध्वनियाँ किसे कहते हैं? वत्स ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो वर्त ध्वनियों के अंतर्गत अरबी फारसी की जो ज और फ है इसकी ध्वनि आती है। जो ज और फ की ध्वनि आती है ना, इसे वर्ष ध्वनियाँ कहा जाता है। उसके बाद काकल्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो जो हलवाई का ह होता है इसे काकल्य ध्वनियाँ कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है, हिंदी की ध्वनियों का उनके उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे स्पर्श ध्वनि। स्पर्श ध्वनि किसे कहते हैं? क से म तक के वर्णों को स्पर्शी वर्ण कहते हैं। क से म तक के जो वर्ण होता है उसे स्पर्शी वर्ण कहते हैं। स्पर्शी ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण में मुख विवर में कहीं न कहीं हवा को रोक लिया जाता है और हवा बिना किसी घर्षण के मुंह से निकलती है। इन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे कि ये क से कहाँ तक है? म तक है। बस इतना याद रखिए। स्पर्श ध्वनियाँ क से म तक को स्पर्श ध्वनियाँ भी कहते हैं। संघर्षी ध्वनियाँ किसे कहा जाता है? तो वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु मार्ग जो है वो संकुचित हो जाता है, यानी वायु मार्ग कम आता है हवा, तो उसे वायु घर्षण करके निकलती है। ठीक है, जैसे फ ज श। फजस। फजस जो है क्या है? संघर्षी ध्वनियाँ हैं, ऐसा याद रखिए। फजस फजस। स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ च छ ज झ, च छ ज झ, ये क्या है? स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ हैं। लुंठित ध्वनि। लुंठित ध्वनि र को लुंठित ध्वनि माना गया है। इसके उच्चारण में जिह्वा और नाक में लुंठन या आलोड़न क्रिया होती है। इन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। लुंठित ध्वनि र को बोला जाता है, इतना सिर्फ आपको याद रखना है। पार्श्विक ध्वनि। पार्श्विक ध्वनि ल को बोला जाता है। ठीक है, पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? ल पार्श्विक ध्वनि है, बस इतना याद रखिए। उच्छिप्त ध्वनि। उच्छिप्त ध्वनि अढ़ा और ढ, अढ़ा और ढड़ा, ये क्या है? उच्छिप्त ध्वनि है। अब देखते हैं वायु की शक्ति के आधार पर हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। वायु की शक्ति के आधार पर, तो प्राण वायु के आधार पर हिंदी की ध्वनियाँ, एक होती है अल्प प्राण और एक होती है महाप्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास जो है बाहर निकालते हैं उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, यानी कम प्राण। जैसे कि प फ प ब त द च, जकल जकल
रवय, जकल रवय, ये क्या है? अल्प प्राण वर्ग हैं। इनमें क्या होता है? फेफड़ों से कम वायु बाहर आती है, तो इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। पबत, पबत दच, पबत दच, उसके बाद जकल रवय, पबत दच और जकल रवय, ये क्या है? अल्प प्राण वर्ड है। उसके बाद महाप्राण, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक श्वास बाहर निकलता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि ख, घ, प, भ, थ, खग, खग, फभथ, ध, छ, ध, छ और झ आदि, ये क्या है? महाप्राण है। क, घ, फ, उसके बाद भ और थ, उसके बाद ध, छतक, छ और झ, ये क्या है? महाप्राण है। इनको बोलने में ज़्यादा वायु फेफड़ों से निकलती है। जैसे कि ख, घ, फ, भ, थ, ध, छ, झ, ये क्या है? महाप्राण है। अब घोष की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ देखते हैं। घोष की दृष्टि से देखते हैं अघोष ध्वनि कौन सा है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से वायु या स्वर तंत्रियाँ कंपन करती हुई नहीं निकलती उन्हें अघोष कहते हैं। यानी इनके उच्चारण में ज़्यादा घोष करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, थ, प, फ, श, स, इनमें घोष करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या है? अघोष है। अब देखते हैं सघोष या घोष। ठीक है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है, ठीक है, जो वायु है वो स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है, उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे कि ग हो गया, ग, ग, घ, अंग, य, झ, म, ढ, झ, म, ढ, ड़, ध, द, न, ब, भ, म तथा यार, लव, उसके बाद व, ड, ढ ध्वनियाँ क्या हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, घोष या सघोष दोनों का अर्थ एक ही होता है। हिंदी की ध्वनियों की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। ठीक है।